हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कक्षा 12th के ऑप्टिक्स के बारे में हम लोगों ने टॉपिक एक डिस्कस किया था, जिसका नाम था अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। आज गोलीय पृष्ठ का जो दूसरा पृष्ठ होता है, जिसे हम लोग उत्तल पृष्ठ कहते हैं, उसके लिए अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। ये उत्तल और अवतल पृष्ठ के लिए जो डेरिवेशन होता है वो निश्चित ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमें दोनों डेरिवेशन को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करना है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट पीछे हम लोगों ने किए थे वो कॉन्सेप्ट इसमें आगे लगेंगे। इसलिए आप लोगों ने अगर अवतल पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन का फॉर्मूला ड्राइव किया है, उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप उसको जाकर देखिए। देन ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर रूप से समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई का सीधा सा सिद्धांत यही होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग बचपन में जब हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते थे तब जाके हमें बड़ी चीज़ें आती थी। जैसे टीचर्स जब हमें सिखाते थे कक्षा 2 या 1 में, उन्होंने पहले हमें गिनती सिखाई, फिर उसके बाद हमें पहाड़े सिखाए, फिर हमें जोड़ सिखाया, फिर घटाना सिखाया, फिर मल्टीप्लाई सिखाया, फिर क्या सिखाया, आपके साथ भाग सिखाया। इस तरीके से धीरे धीरे चल के उन्होंने हमारे साथ प्रोसेस आगे बढ़ाई, तब हमें मैथ आई। इसी तरीके से हिंदी पढ़ा जब हम लोगों ने, तो हिंदी में सबसे पहले हमें छोटा बड़ा सिखाए गए, फिर 2 अक्षर के शब्द सिखाए गए, फिर मात्रा वाले शब्द सिखाए गए, फिर इमला सिखाई गई, फिर हम हिंदी को पढ़ना सीख गए। इसी तरीके से इंग्लिश का प्रोसेस है। सेम तरीके से कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमें पीछे की चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, तब हम आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो उसको शुरू बात से पढ़ते हुए, उसको क्लियर करते हुए आगे चलते जाएं, ताकि जो आपकी चीज़ें पीछे हैं वो भी आपको डिस्कस बनी रहें, आपके दिमाग में बनी रहें, और जो आगे की चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर रूप से समझ में आएँ। जब भी आप क्लास में बैठें, कोचिंग में बैठें, ऑफलाइन बैठें, ऑनलाइन बैठें, किसी भी माध्यम में जब आप बैठते हैं तो आपको पीछे की चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि और बच्चों की अपेक्षा अपने आप को आप अपग्रेड करता हुआ महसूस कराएंगे। चलिए आज बात करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। टॉपिक का नाम होगा बेटा, सभी लोग अपने अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इसको एक एक करके सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए। कौन सा पृष्ठ है अपने पास? उत्तल गोलीय पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है बेटा? उत्तल गोलीय पृष्ठ। उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। रिफ्रैक्शन फार्मूला इंग्लिश में बोलेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर या एट कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये आपका टॉपिक का नाम हो गया आज का। अब हमने आपको बता रखा है कि फिजिक्स में जब भी कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उसमें एक डायग्राम हमें बनाना पड़ता है। उस डायग्राम को यदि हमने बहुत अच्छे कंसंट्रेट होके बना लिया, समझ लिया, देन हमारा जो डेरिवेशन होता है बहुत आसान हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, और बनाते हैं कौन सा पृष्ठ? उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। उत्तल गोलीय पृष्ठ ऐसा बनेगा, देखिए ज़रा, अवतल जो बना था उसका जस्ट रिवर्स बनेगा। ये बन गया अपना क्या? उत्तल गोलीय पृष्ठ। क्या बन गया बेटा? उत्तल गोलीय पृष्ठ ये बन गया। अब उत्तल गोलीय पृष्ठ है तो 2 माध्यम इसको अलग करेंगे। 2 माध्यम क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो दोनों माध्यम के बारे में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक ये माध्यम पहला वाला है जहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, इसको हम लोग फर्स्ट मीडियम कह रहे हैं। पहला माध्यम जिसको हम लोग विरल कह रहे हैं। क्या कहेंगे बेटा? विरल। और इसका जो अपवर्तनांक है वो n1 है। और जो दूसरा माध्यम है वो क्या है? सघन माध्यम है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी वायु के जो सापेक्ष अपवर्तनांक है वो n2 है। क्या है? वायु के जो सापेक्ष अपवर्तनांक है वो n2 है। ये दूसरा जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है बेटा? सघन है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। और इसको 2 से डिनोट कर रहे हैं, और इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है? n2 है। चलिए आगे बात करेंगे और डायग्राम को और अच्छे से बनाएंगे। आगे जो डायग्राम का प्रोसेस है वो ये है कि यहाँ पर इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव यानी P।
ध्रुव NEP, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो किस साइड होगा बेटा, यहाँ से इस खोखले गोले से काटा गया होगा तो इस साइड इसका C होगा, जो मध्य बिंदु होगा वो आपका C हो जाएगा वक्रता केंद्र। C और P से मिलाती हुई जो आप सीधी लाइन खींचते हैं, सभी को पता है वो क्या कहलाती है, आपकी मुख अक्ष कहलाती है। तो C से होती हुई जो लाइन खींच दी आपने वो क्या कहलाएगी, आपकी मुख अक्ष कहलाएगी। ठीक है सर। इसके बाद जो आगे प्रोसेस होगी वो आपने क्या किया था, आपने ये किया था सर C से होता हुआ एक हम नॉर्मल खींचेंगे, क्योंकि C से जाती हुई जो लाइन होती है वो किसका काम करती है, आपका नॉर्मल का काम करती है। तो हम यहाँ पे क्या किया, C से होता हुआ एक नॉर्मल खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया। ये लीजिए, ये आपके पास क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया अभिलंब। तो यही आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, मुख अक्ष पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखना है। मुख अक्ष पर क्या रखना है, एक बिंदु वस्तु रखनी है, फिर उसका इमेज तैयार करना है। क्या रखना है, एक बिंदु वस्तु रखनी है, उसका इमेज तैयार करना है। मान लीजिए अपने पास कोई ये यहाँ पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या, ओ, एक बिंदु वस्तु रखी है ओ, इसका हमें इमेज बनाना है। और इमेज बनाने के लिए हमें पता है कि कोई भी जब इमेज बनाते हैं या प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें भेजनी होती हैं। दो किरणें भेजेंगे, वो जहाँ पर मिलेंगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर वास्तव में किरणें मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, यदि मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहली प्रकाश की किरण हमने मुख अक्ष के समांतर ऐसी भेज दी, मुख अक्ष से होती हुई हमने एक सीधी भेज दी। पहली प्रकाश की किरण ओ से गई और ये सीधी चली गई। दूसरी प्रकाश की किरणें हम इस जो हमने पृष्ठ लिया है उत्तल पृष्ठ, उसका नाम भी लिख दे रहा है S और S', क्या है, एक उत्तल पृष्ठ है। अब SP S' से हमें क्या कराने हैं, दूसरी प्रकाश की किरण को आपतित कराना है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर हम लोग आपतित कराएंगे इसको। लीजिए, इसको हमने क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इसको आपतित करा दिया। ये ऑब्जेक्ट से हमने इसको आपतित करा दिया। ठीक है। अब ये जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, कहाँ से कहाँ जा रही है, आप देखेंगे विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। तो इसको बेसिकली जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये ऐसा ना जाके प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि विरल से कहाँ जा रही है बेटा, सघन माध्यम में जा रही है। तो इसको जब ऐसे झुक जाएगी ये, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इधर को ये झुक गई, इधर को ये झुक गई। तो ये दोनों किरणें, पहली ये मुख अक्ष से गई और ये दूसरी अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकते हुए ये सीधी निकल गई। ये मान लीजिए M पॉइंट है, ठीक है। तो MR दिशा में ये चली गई। अब हम ये देखते हैं कि जो MR किरण है और जो PC किरण है ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे आगे जाके। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब इस किरणों को पीछे की ओर बढ़ाओगे तो इधर को जाएगी, और इस किरण को जब पीछे की ओर आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो निश्चित है ये वाली किरण जो पीछे की ओर बढ़ाओगे आप इसको जब, तो कुछ इस तरीके से ये हमें आती हुई प्रतीत हो जाएगी। यानी यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा जो क्या बनाएगा, आपका प्रतिबिंब बनाएगा, किसका, O का। तो यहाँ पर ये जो किरण है, ये जो किरण है वो कहाँ पे मिल गई, ये वाली जो किरण है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये वाली जो O से ये I क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इतनी बात आपको आई थिंक एकदम से समझ में आ गई होगी। इतनी बात। ये वाली किरण कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये कौन सी है, पीछे की ओर बढ़ाई, ये अपवर्तित किरण है। क्योंकि ये अपवर्तित किरण, इसी को पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, वो क्या समझेंगे, समझना ये है कि जो आपतित किरण है और जो C से आपने लाइन खींची है वो क्या कहलाएगी, आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है, ये वाला आपतित किरण ये वाली हो गई, और ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आप क्या कहते हैं, I कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और इसी के साथ जो आपका जो अंदर वाला कोण है, अपवर्तित किरण कौन सी है, पीछे की ओर बढ़ाई है, और अभिलंब क्या है, ये है। तो आपतित किरण ये वाली और अभिलंब ये, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको आप क्या नाम देंगे, R देंगे कि नहीं देंगे, या ये वाला कोण R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, इसके बीच का कोण R होगा। तो अगर ये R होगा तो इसके ये सामने वाला शीर्षा विमुख कोण होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा जो बनाए थे उसको भी बनाना है। तो जो आपकी वस्तु है वो मुख अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, अल्फा। जो इमेज है वो मुख अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, बीटा। और जो आपके साथ मुख अक्ष जो C से जाती हुई लाइन है, या जो हम कह सकते हैं अभिलंब है, वो कितना कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। इसके बाद M से हम यहाँ पर एक क्या डाल लेंगे बेटा, नॉर्मल डाल लेंगे। नॉर्मल डालेंगे MN, और इसकी जो हाइट है वो हम कितनी मान ले रहे हैं, H है। जो हाइट है वो कितनी मान ले रहे हैं, H है। इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास
जो आपकी वो होती हैं क्या दूरियां, उनको लिख लेना है। तो P से लेके C तक की दूरी सभी लोगों को पता है। ध्रुव से लेके प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको R से डिनोट करते हैं। तो ये R हो गई। अब P से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी वस्तु की दूरी होती है, जिसे हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो ये इतनी U हो जाएगी। इसके बाद P से लेके प्रतिबिंब तक की जो दूरी है उसे प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, जिसे हम लोग V से डिनोट करेंगे। ये V हो जाएगा। प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। अब इसके बाद ये समझेंगे कि P से राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव होती हैं और P से लेफ्ट साइड की दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो जो PC की वैल्यू होगी, जो PC होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका R हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव। और जो PO होगा वो क्या हो जाएगा? आपका PO जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? -U हो जाएगा। और जो आपका PV है, P से लेके इमेज तक की दूरी PI जो है वो क्या हो जाएगा? आपका -V हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो बहुत छोटे होंगे, एच जी कहें गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा होगा, तो क्या होगा? tan अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर, tan बीटा बीटा के बराबर और tan गामा गामा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो sin i होगा वो लगभग i के बराबर और sin r होगा वो लगभग r के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, ठीक है। और वही एक कॉन्सेप्ट वो कि किसी भी त्रिभुज के बाहर का जो एंगल होता है, किसी भी त्रिभुज के बाहर का यानी बहिष्ठ कोण जो होता है वो अंदर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x की वैल्यू निश्चित है y प्लस z के बराबर होगी। ये प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है। किसी भी त्रिभुज का बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए अब इसको लिखने का जो प्रोसेस है वो आपको जो डायग्राम तैयार करने के बाद थ्योरी लिखी जाती है उसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सुनिए ध्यान से। माना SPS' क्या है? एक अब उत्तल गोलीय पृष्ठ है। इतना आप लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए। SPS' एक क्या है? उत्तल गोलीय पृष्ठ है, जिसका ध्रुव P है और C क्या है? उसका वक्रता केंद्र है। ध्रुव क्या है? P है और उसका वक्रता केंद्र क्या है? C है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो आगे प्रोसेस होती है वो ये है कि हमारे पास क्या है? एक मुख्य अक्ष हमने खींच दी, क्या? P से सीधे P और C से मिलाती हुई एक सीधी लाइन खींच दी, जिसको हमने क्या कह दिया? मुख्य अक्ष कह दिया। अब जो SPS' उत्तल गोलीय पृष्ठ है उसको माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या करते हैं? अलग करते हैं। पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम क्या है? सघन है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? n2 है। अब मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है, क्या? O। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है, इसका हमें इमेज बनाना है। तो बिंदु वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होती हुई सीधी निकल जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण क्या करते हैं? हम लोग C से एक सीधी लाइन खींचते हैं जो क्या होती है? नॉर्मल का काम करती है। तो दूसरी जो प्रकाश की किरण भेजते हैं वो बिंदु M से टकराती है और विरल से सघन माध्यम में जाते हुए अभिलंब की ओर झुककर MR दिशा में सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें चूंकि आपस में कहीं पर नहीं मिलती, इसलिए जब इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो I कैसा बन जाता है? आभासी तैयार हो जाता है। अब आपतित किरण ये वाली OM और ये जो आपका अभिलंब है क्या? NC, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा उसे अपवर्तन कोण कहेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जो आपका C वाली लाइन है यानी जो नॉर्मल की काम कर रही है वो मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है उसको समझते हैं। अब आपतन कोण की जब बात करेंगे, आप आपतन कोण की जब बात करेंगे, आपतन कोण को क्या लिखेंगे? I के लिए, I के लिए सर लिखेंगे ये आपतन कोण IMC। जो IMC है, एंगल ऑब्जेक्ट OMC बराबर I। और अपवर्तन कोण जो कोण है वो R के लिए क्या लिखेंगे? ये छोटा वाला IMC बराबर R है। ये दो बातें हो गई। इसके बाद कॉन्सेप्ट लगाएंगे त्रिभुज का। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे? त्रिभुज का। त्रिभुज के लिए जब बात करेंगे तो त्रिभुज OMC
ओ एम आपका क्या हो जाएगा सी में, ओ एम सी में, ओ एम सी में वही अंदर का बाहर का जो कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के बराबर होता है। ध्यान से देखेंगे बेटा इसको, ये रहा ओ, ये रहा एम, ये रहा सी, तो ये वाला जो कोण है बड़ा वाला ये क्या हो जाएगा बाहर का कोण, और अंदर के कोण कौन सा हो जाएगा अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा। तो जो एंगल आई होगा, एंगल आई बाहर का जो कोण है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर यानी अल्फा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज लेंगे बीटा वाला, यानी आर के लिए जब बात करेंगे तो त्रिभुज आई एम सी में जब बात करेंगे, त्रिभुज आई एम सी में जब बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, जो अंदर का कोण है कौन सा वाला ये आर, ये जो आर है वो बाहर बना होगा, ये जो आर है वो कहाँ बना होगा बाहर, और अंदर कौन सा बना होगा बीटा प्लस गामा बना होगा। तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बीटा प्लस गामा हो जाएगी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। अब क्या करना है, वाई स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगाना है। वाई स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, हम जानते हैं क्या होता है स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 बटे N1। अब वही काम करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि अपने पास जो हमने पृष्ठ लिया है वो कैसा है, बहुत छोटा है। यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो आई और आर भी कैसे होंगे, छोटे होंगे। इसलिए जो साइन आई की वैल्यू हो जाएगी वो लगभग बराबर हो जाएगी किसके, आई के, और जो साइन आर की वैल्यू होगी वो लगभग बराबर हो जाएगी किसके, आर के। इसलिए जब यहाँ पे रखेंगे साइन आई की जगह पे क्या पुट करेंगे आई, और साइन आर की जगह पे क्या पुट करेंगे आर, और N2 बटे N1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दोबारा से आगे प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। ये आगे जो प्रोसेस है वो ये है, देखिए आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये आई N1 इज इक्वल टू आर N2, ये आपका हो जाएगा इतना। चलिए अब देखते हैं क्या होता है आगे क्या होता है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये थर्ड है, ये कौन सी इक्वेशन है थर्ड, फर्स्ट और सेकंड से आई और आर के मान यहाँ पे रख देते हैं। समीकरण थर्ड में आई व आर के मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। जब यहाँ पे आई की वैल्यू आप रखेंगे कितना, अल्फ़ा प्लस गामा N1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे बीटा प्लस गामा इंटू N2 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे n का तो क्या बन जाएगा, N1 अल्फ़ा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 बीटा प्लस N2 गामा। गामा टर्म एक साइड, विदाउट गामा एक साइड, इसको अल्फा बीटा को यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, गामा वाली टर्म दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो N1 अल्फ़ा माइनस N2 बीटा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N1 गामा। यहाँ से गामा कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, N1 अल्फ़ा माइनस N2 बीटा इज इक्वल टू गामा कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ बचेगा N2 माइनस N1। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका प्रोसेस हो गया। अब हमें क्या करना है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये जो गामा है इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो द्वारक वही वाला फिर से सीन लगाएंगे, यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा है, पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो
अल्फ़ा बीटा व गामा छोटे होंगे और छोटे होंगे, उसी के साथ जो एन पॉइंट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, पी पर। तो एन बिंदु कहाँ हो जाएगा, पी पर होगा। एन बिंदु कहाँ होगा, पी पर होगा। इसीलिए छोटे द्वारक के लिए क्या करते हैं, टेन अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी, टेन अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा के बराबर लगभग, और अल्फ़ा बराबर क्या होता है, ऐसे लिख लो, अल्फ़ा का मान लगभग टेन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। और अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब की वैल्यू क्या होती है, एम एन अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा, ये वाला इतना। टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, लंब, और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ एन। क्या हो जाएगी, ओ एन। अब एन को कहाँ शिफ्ट कर लिया आपने, पी पे, तो इसको लिख देंगे एम एन अपॉन पी ओ। क्या लिख देंगे, पी ओ। और पी ओ की वैल्यू और एम एन की वैल्यू क्या है, एम एन की वैल्यू है सर एच, और पी ओ की वैल्यू देखो यहाँ से माइनस का यू। हो जाएगा कि नहीं। ऐसे यहाँ पे देखेंगे बीटा की वैल्यू के लिए, बीटा बराबर लगभग टेन बीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी लंब बटे आधार। आधार की वैल्यू क्या होगी बीटा के लिए, एन आई क्या हो जाएगी, या आई एन। और एन को कहाँ मान लिया, पी पर, तो एन की जगह पे पी शिफ्ट कर देंगे। तो एम एन अपॉन आई पी क्या हो जाएगा, आई पी। एम एन की वैल्यू एच और आई पी की वैल्यू ये रही माइनस का वी। इसीलिए इसी तरीके से गामा के लिए करेंगे, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, लगभग टेन गामा एम एन बटे, इसके लिए भी करेंगे, क्या हो जाएगा, एन सी। क्या हो जाएगा बेटा, एन सी। तो एन सी और एन सी जो एन पॉइंट है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पी पर। तो एम एन अपॉन क्या बन जाएगा, ये आपका पी सी। क्या बन जाएगा, पी सी। और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एच बटे आर बन जाएगा। ये आपकी वैल्यू जो है वो आपकी ये बन जाएगी। अब आगे जब प्रोसेस करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इतना आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जब आगे इसको और थोड़ा सा कैरी ऑन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है अल्फ़ा बीटा गामा की, इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 में अल्फ़ा बीटा गामा की क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। अल्फ़ा कमा बीटा व गामा का, इसको हटा दे रहे हैं, गामा का मान रखने पर चलिए देखते हैं क्या होता है। n1 की वैल्यू n1, ठीक है, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, n1 हो जाएगी। और इसी के साथ जो अल्फ़ा है वो क्या रखेंगे, ये रही माइनस का आपका h बटे u हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी वाली इक्वेशन है, बीटा की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस का n2, बीटा की जगह पे माइनस का h बटे क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे RHS में, तो ये बन जाएगा h बटे आर इंटू n2 माइनस n1। यहाँ से माइनस का h कॉमन ले लेंगे या h अकेला कॉमन ले लेंगे बाहर। क्या कर रहे हैं, h कॉमन ले रहे हैं, तो h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n1 बटे u बचेगा। और ये प्लस का हो जाएगा कितना, n2 बटे v, ये माइनस का बचेगा, n2 बटे v इज इक्वल टू h बटे आर इंटू n2 माइनस n1। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस वाली टर्म पहले लिख दे रहे हैं और माइनस वाली टर्म बाद में लिख दे रहे हैं। तो n2 बटे v माइनस n1 बटे u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r। ये आ गया आपका वही फॉर्मूला जो आपने ड्राइव किया था, जो उत्तर अवतल पृष्ठ के लिए ड्राइव किया था फॉर्मूला, वही आपका किसके लिए आ गया, उत्तल पृष्ठ के लिए आ गया। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, आराम से समझिए, बहुत सरल फार्मूला है। एक ही बार में सारी चीज़ों को हमने आपके सामने लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, तो आपके पास ये फार्मूला एकदम से क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए आप और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप यहाँ तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित है आपके पास लगन होगी, आपके पास मेहनत करने की हिम्मत होगी। इस मेहनत को और हिम्मत को बरकरार रखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारी भी मदद हो सके, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।